जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो है क्लास प्लस वन का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। उसके बाद इस वीडियो में मैं जो है, ठीक है जी, अगर आप लोगों को याद हो कि हम क्लास टेंथ के जितनी वीडियोस बना रहे हैं, उसमें वीडियो हम ऐसे अपलोड कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन एक वीडियो, है ना। लेकिन प्लस वन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मतलब हम जो है, ये जो क्लास है आपकी वन शॉट क्लास होगी, वन शॉट क्लास, ठीक है। वन शॉट क्लास मतलब इसी एक वीडियो में हम जो है चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट चैप्टर इस एक वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी बन जाए, तो अंत तक जरूर देखना जी वीडियो। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली एक बार देख लेते हो, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आप इस चैप्टर से रिलेटेड हो, क्लास प्लस वन के अकॉर्डिंग, क्लास प्लस वन के लेवल के अकॉर्डिंग, और आपको पता ना हो। तो हम सारा कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है कि जैसे चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम क्लास नाइन्थ में पढ़ते थे सबसे पहली बार, ठीक है। सॉरी, मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख लिए। क्लास नाइन्थ में, ठीक है जी, क्लास नाइन्थ में हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। अब पॉलिनोमियल्स में क्या कुछ पढ़ते थे हम पढ़ते थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते थे कि पॉलिनोमियल आगे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से एक डिफरेंशिएशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, के टर्म्स कितनी है पॉलिनोमियल में। अगर एक टर्म हो पॉलिनोमियल में तो उसको हम बोलते थे मोनोमियल। ठीक है जी। अगर एक पॉलिनोमियल में दो टर्म्स आ रही हैं तो उसको हम बोलते थे बायनोमियल। और अगर एक पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स आ रही हैं तो उसको हम बोलते थे ट्राइनोमियल। ठीक है। ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ते रहते थे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, टर्म बाइनोमियल जो है वो हमारे चैप्टर में इंक्लूड हो रही है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल का मीनिंग क्या है। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दो है। मतलब हम जितने भी यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, उनमें सब में ये, जैसे कि देखो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है वन टू, दो टर्म्स है। इसमें भी अगर देखोगे दो टर्म्स है, वन एंड टू। तो सारे के सारे जो भी टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल्स हम पढ़ेंगे, उन सब में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो दो ही होंगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल से रिलेटेड ही सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जो थोड़ा बहुत है इधर उधर, मतलब हम नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है बाइनोमियल के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट, फर्स्ट बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम की नीड क्या थी। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि बाइनोमियल थ्योरम जो भी है उसको पढ़ने की जरूरत क्या है, कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप लोग याद हो कि हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ए प्लस बी रेज टू पावर जीरो कितना होता है, तो आप बोलोगे देखो जी, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज वन। ठीक है, मान गए। अब अगर मैं बोलूं कि रेज टू वन हो, ए प्लस बी रेज टू वन हो, तो कितना होता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ए प्लस बी आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, वो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी होती है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सिंपल आइडेंटिटी अगर याद है आपको, तो आप कह सकते हो कि ये इसके इक्वल होती है। ठीक है जी। लेकिन आगे 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 दिक्कत होती है। देखो आगे अगर आपको बोला जाए कि ए प्लस बी रेस टू फोर की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे कि सर कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करो स्केयर कर दो, और जो आंसर आएगा उसका एक बार फिर से स्केयर कर देना, तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर पार कुछ ज्यादा ही बड़ी आ जाए, एक्सपोनेंट की वैल्यू वे टू मच लार्ज आ जाए, तो क्या करेंगे हम। अब इस एक्सप्रेशन को तो सॉल्व किया नहीं जा सकता आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो इनको एक्सपेंड करने का तरीका ही जो है, सीखने के लिए हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो पता चला बाइनोमियल थ्योरम क्या बताएगी आपको। बाइनोमियल थ्योरम आपको ये बताएगी कि जो बाइनोमियल्स हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स टू है, ए प्लस बी लिखा गया है, ठीक है। तो उसको
अगर रेज टू समथिंग कुछ लिखा गया, उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 400 हो, 4000 हो, उसको एक्सपेंड करके कैसे लिखना है, ये सारा कंसेप्ट जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जिस जो थ्योरम हमें ये बताती है कि कैसे बाइनोमियल्स को एक्सपेंड करना है, उसी का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, और वही जो है उसके ऊपर ही सारा का सारा चैप्टर जो है बना हुआ है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं थोड़ा आपको मतलब लेवल कर दूं उसके अकॉर्डिंग, ताकि बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ाएंगे आपको उसमें कोई ज्यादा दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, समझने में बड़ी आसानी हो। तो हम थोड़ा पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था। देखो, ए प्लस बी रेस टू जीरो कितना होता है, समथिंग रेस टू जीरो 1 होता है। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। ऐसे ही ए प्लस बी रेस टू 1 इतना होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी हमने बोला था कि अगर रेस टू 4 आ जाए तो ऐसे आप इसको एक्सपेंड कर देते हो, तो आपका ये सारा आंसर आ गया। तो हमें हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें ये पता करना है कि अगर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो काफी लार्ज आ जाए, मतलब रैंडम आ जाए, कोई भी लेट से एन आ गई, तो उसका आंसर क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये देखो, ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे, सब में एक पैटर्न बन रहा है क्या। सबसे पहली डिजिट क्या है आपकी, ए, तो सब में पहली डिजिट ए ही है। सब में पहली डिजिट क्या है, ए ही है। इसको एक बार अभी के लिए इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, ठीक है। लेकिन ये भी इस पैटर्न में, इस पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि पैटर्न हमें डिकोड नहीं किया है कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अभी के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़ दो, ये पैटर्न हम बाद में देखते हैं, बाकी सारे देखो, ठीक है। सब में फर्स्ट जो वैल्यू है वो ए ही है, और ए की एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है हर जगह, ठीक है। कितनी आ रही है, जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, यस और नो, ठीक है। इट मीन इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो ए रेज टू एन आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखो, यहाँ पे अगर ए रेज टू 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ गया, ए रेज टू 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए रेज टू 0 क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 इंटू बी बी होता है। आगे यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए रेज टू 1 है, यहाँ पे ए रेज टू 0। मतलब जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो लगातार हर टर्म में डिक्रीज करते जा रही है। मतलब अगर पहले ए क्यूब था, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए रेज टू 0 आएगा। सिमिल सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ए रेज टू 4 है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए रेज टू 0 है। मतलब वो पैटर्न यहाँ पे भी मिलेगा। अगर पहले ए रेज टू एन है तो बाद में क्या आएगा, ए रेज टू एन माइनस 1, और उसके बाद क्या आएगा, ए रेज टू एन माइनस 2। तो ऐसे पैटर्न जो है वो चलता रहेगा, और लास्ट में जो है हमारे पास आएगा ए रेज टू 0। ठीक है जी, यही पैटर्न बन रहा है यहाँ से देखने से। तो उसके बाद सेम पैटर्न जो है, ठीक है जी, सेम पैटर्न जो है हम बी के साथ भी देख सकते हैं। आप लोगों को अगर दिख रहा हो, देखो आप बड़े होशियार हो सारे, ठीक है, आप पहचान सकते हो कि बी के साथ उल्टा पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे, ए में क्या हुआ था, ए में ए स्क्वायर से शुरू हुआ था, है ना। मतलब ये जो एन की वैल्यू है यहाँ से शुरू हुआ था, और लगातार जो पार की वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज कर रही है। लेकिन बी में उल्टा है, बी में फर्स्ट में आएगा बी रेस टू 0, फिर बी रेस टू 1, ऐसे चलते जाएगा। मतलब पार उसकी इंक्रीज करते जाएगी, ए की पार डिक्रीज करते जाती है और बी की पार इंक्रीज करते जाती है। तो यहाँ पे आएगा बी रेस टू 0, यहाँ पे आ गया बी रेस टू 1, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर। ऐसी सेम यहाँ पे बी रेस टू 0, बी रेस टू 1, बी रेस टू 2, बी रेस टू 3। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे पहले वाले टर्म में बी रेस टू 0 आएगा, फिर बी रेस टू 1 आएगा, फिर बी रेस टू 2 आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, बी रेस टू एन। ठीक है, और याद रखना, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, है ना, उसके सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू वो ये आएगी, जो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के सॉरी बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू है। मतलब अगर आप 4 को एक्सपेंड कर रहे हो, ए प्लस बी रेस टू 4 को एक्सपेंड कर रहे हो, तो एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे किसी की भी पावर 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो दो पैटर्न हमें पता चल गए, एक तो ए के बारे में, एक बी के बारे में। दूसरा एक और पैटर्न बना देखो, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न पैटर्न के लिए मैं पहले ये सारा जो है, ठीक है, ये मैं इरेज कर दूं, एक सेकेंड। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगर हम इस पे देखें,
नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा है, आप यहाँ पे जो भी टर्म्स ले लो, उठा लो कोई भी टर्म, ऐसे पहले वाले टर्म्स उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स की पार की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे एक्स की पार है 1 है ना, बी की पार। तो एक टर्म में इसकी जो पार है वो 1 आ रही है, जो इसके इक्वल है। यहाँ पे भी दूसरी टर्म में पार आ रही है 1, जो इसके इक्वल है। ठीक है, कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट टर्म उठा लेते हैं। यहाँ पे ए का स्केयर है वैल्यू, पार कितनी है 2, है ना, तो वही यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे ए की पार आ रही है 1, बी की पार आ रही है 1, तो दोनों की पार्स अगर ऐड कर दो तो वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। सेम यहाँ पे अकेला बी आ रहा है, बी की पार की वैल्यू कितनी आ रही है 2, इसके इक्वल है, एन के इक्वल। तो यहाँ पे भी भाई सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ए की पार देखो, बी की पार देखो, दोनों का सम करो, वो इसके इक्वल है। यहाँ पे ए की पार देखो 2 आ गई, बी की पार देखो 1 आ गई, दोनों 2 + 1 3, इसके इक्वल है। सेम यहाँ पे ए की पार 1 है, बी की पार 2 है, दोनों को ऐड करो, किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। मतलब कोई भी टर्म उठा लो, वहां पे आप ए की पार देखो, बी की पार देखो, इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल है, इस वाली वैल्यू के इक्वल है। इस वाली वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, एन। मतलब यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न रहेगा कि अगर यहाँ पे जैसे मैं ये वाला टर्म उठा लेता हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ, a⁻n−2 एंड b स्क्वायर, तो इसकी पार है n-2 और b की पार है 2, दोनों को ऐड करो, किसके वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी। ये 3 पैटर्न जो है हमें यहाँ से दिखाई देते हैं, जो हम यहाँ से डिकोड कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है जी, तो इतने पैटर्न तो पता चले। अब क्या रह गया, अब सिर्फ एक ही पैटर्न है जो हम नहीं बना पा रहे यहां से। वो कौन सा पैटर्न है, वो पैटर्न है कोफिशिएंट्स। वो पैटर्न क्या है, कोफिशिएंट्स। हमें नहीं पता कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, रैंडमली आ रहे हैं। देखो पहले वाले में देखें, कोफिशिएंट आ गया अकेला 1, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, बी का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, बीच में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और ए बी का कोफिशिएंट 2, तो मतलब सबसे ऊपर बना 1, ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या बना 1 1, है ना, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। नेक्स्ट बना 1 2 1, तो आगे बनेगा हमारा 1 2 1। सिमिलरली आगे देखेंगे हमारा बना 1, नेक्स्ट क्या बना 3, और उसके बाद क्या आया 3, और उसके बाद क्या आया 1। तो ऐसे पैटर्न बनते जा रहे हैं, है ना। तो रैंडमली नंबर आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर आएगा कौन सा नहीं। लेकिन एक चीज यहां से हमें पता चल गई, वो क्या है, वो हमें ये पता चल गया कि चाहे ए हो, ठीक है, चाहे बी हो, जो फर्स्ट टर्म है ना इस बायनोमियल एक्सपेंशन में, उनका कोफिशिएंट हमेशा 1 आ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म हमेशा उनका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, और जो लास्ट टर्म्स है उनमें भी सेम पैटर्न दिख रहा है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 आ रहा है। एक और पैटर्न देखने को मिल गया यहाँ से, तो क्या, पहले से सेकंड टर्म उठाओ और लास्ट से सेकंड टर्म उठाओ, उनका कोफिशिएंट भी इक्वल आ रहा है। यहाँ पे भी देख लो, चाहे सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म दोनों का कोफिशिएंट 3 है। सेम यहाँ से सेकंड टर्म लास्ट सेकंड टर्म सेम है। तो ऐसे ही थर्ड टर्म और लास्ट थर्ड टर्म, इनका कोफिशिएंट भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होता है, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होता है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये पैटर्न सेम चलता रहता है अप टू द मिडल टर्म, ठीक है, जब तक हम मिडल टर्म को नहीं कैच कर लेते। तो ये सेम पैटर्न जो है बनता जाता है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता चला कहाँ से ये पहले 1 ही आया, फिर 1 1 आया, फिर 1 के बाद ये 2 आ गया रैंडमली, फिर 1 3 3 1 आ गया। ठीक है, आगे देखोगे आपके पास आ गया 1 4 6 4 1। ये पता चल रहा है पहले और लास्ट इक्वल है, सेकंड और सेकंड लास्ट इक्वल है, सेंटर वाला चलो ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे पैटर्न दिखा भी हुआ है। आगे पैटर्न देखोगे, आगे बनेगा 1 5 10, ठीक है, फिर बनेगा 10, फिर 5 1। अब ये कहाँ से, ये 1 के बाद 5 ही क्यों आया, 10 ही क्यों आया, ये 10 क्यों आया, ये 5 क्यों आया, इसका पैटर्न जो है ये हम डिकोड नहीं कर पा रहे, लेकिन बाकी सारा पैटर्न जो है डिकोड कर पा रहे हैं। तो कईयों को तो यहाँ से पता चल गया होगा, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया है ना, तो ट्राइंगल से पता चल गया होगा कि क्या पैटर्न है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता चला, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड में है इसी ट्राइंगल को जो है हम डिकोड करने वाले हैं। तो मैंने जो ट्राइंगल जो है वो लिख लिया जी। अब इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो जी, पास्कल ने कहा कि आप पहले ऊपर 1 लिखो और साइड में 1 लिखते जाना। ठीक है,
ऐसे साइड में सभी जगह 1 लिखते जाना है, इधर भी और इधर भी, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, 1 1 लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या बोलता था, पास्कल ने कहा कि आपने 1 लिखा, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट के ऊपर 1 लिखा, जो बीच में वैल्यू आएगी ना वो इन दोनों का सम आएगी, जो बीच में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों का सम, तो 1 + 1 2 आ गया, खत्म। ऐसे ही देखो मैं शुरुआत से बना के दिखाता हूँ, सबसे पहले 1 लिखा, ठीक है, एक लेफ्ट पे 1 लिखा, एक राइट पे 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम लेफ्ट पे 1 लिखा, राइट पे 1 लिखा, जो बीच में वैल्यू आएगी वो इन दोनों का सम आएगी, वो कितना आ गया, 2। नेक्स्ट फिर लेफ्ट पे 1 लिखा, राइट पे 1 लिखा, जो बीच में वैल्यूज आएंगी वो इन दोनों का सम आएगी, क्या आ गया, 3। इन दोनों का सम क्या आ गया, 3। नेक्स्ट आगे ऐसे चलते जाना है, 1 लिखा 1 लिखा, बीच में जो वैल्यू आएगी इन दोनों का सम आएगी, दैट इज 4। बीच में वैल्यू आएगी जो इन दोनों का सम आएगी, दैट इज 6। बीच में जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का सम आएगी, कितना आएगा, 4। अब ये देखो ये जो नंबर्स हैं ये वही नंबर्स हैं जो हमने पीछे लिखे थे, ये देखो सारे सेम, 1 फिर आया था 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, ठीक है, और वही सेम नंबर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। इट मींस हम कोफिशिएंट्स पता कर सकते हैं इस ट्राइंगल्स को बना के, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे n की वैल्यू लिखी है कि अगर आपके जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना एक्सप्रेशन कि a + b⁻n है, ये जो n की वैल्यू है अगर 0 होगी तो कोफिशिएंट्स ये आएंगे, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो कोफिशिएंट्स ये वाले आएंगे 1 1, ठीक है। एक बार आपको समझ, यहाँ पे कुछ ज्यादा लिख लिया मैंने समझाने के लिए, मैं सारा जो है वो एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले 0 लोगे तो कोफिशिएंट आएगा 1, अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो आपके कोफिशिएंट आएंगे 1 1, ठीक है। 2 लोगे तो क्या आएगा 1 2 1, ठीक है जी। ऐसे कोफिशिएंट आपके चलते जाएंगे, ये कोफिशिएंट्स आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, हमने तो बोला था कि इसको एक्सपेंड करो जी, इसको एक्सपेंड करो और बताओ क्या आएगा। अब दिक्कत की बात है, एक्सपेंड तो हम कर लेंगे लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है 150, क्या हम 150 तक चलेंगे, क्या हम 150 तक ऐसे ट्राइंगल ही बनाते रहेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया तो हमारी पूरी शीट तो इसको कैलकुलेट करने में चली जाएगी और हमारा सारा टाइम भी चला जाएगा। तो क्या हम इस पैटर्न को हमने डिकोड तो कर लिया, लेकिन क्या हम इस पैटर्न के साथ चलेंगे आगे, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि इस पैटर्न को, सेम पैटर्न को बनाना बड़ा आसान है। वो कैसे, वो यहां देखिए, इससे कैसे, सेम पास्कल ट्रायंगल है लेकिन हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशंस। आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सारे सेम है। देखो जैसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आपके पास आएगा 0 C 0, यहाँ पे होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता है NCR, है ना, NCR होता है, तो n की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है, तो आपका क्या आएगा 0CR, है ना। और हमने जब कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा था तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि n जो है या तो वो r से बड़ा होगा या r के इक्वल होगा, तो r कभी भी n से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो और दूसरी बात, n और r दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर्स, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही हो सकता है, और कोई नंबर नहीं आ सकते और कोई वैल्यू नहीं आ सकती n और r की। तो सिंपल सी बात है, अगर n 0 है तो r भी कितना होगा, 0 ही होगा, और कोई वैल्यू r की हो ही नहीं सकती। तो पहले वाले में c 0 से 0 हमारा आंसर आएगा, और 0 से 0 कितना होता है, 1 होता है। क्या फॉर्मूला होता है एनसीआर का, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसके ऊपर आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं 0 से 0, तो 0 से 0 कितना आएगा, 0 फैक्टोरियल ओवर r की वैल्यू है 0 और n माइनस r यानी कि 0 - 0 कितना होता है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 ये बन गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 1, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही अब सेकंड वाले को हम जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। सेकंड में हमारे पास क्या लिखा है कि n की वैल्यू है 1, तो सेकंड वाले में क्या आएगा 1CR,
तो मतलब आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हमें काउंटिंग शुरू से शुरू करनी है। पहले आर की वैल्यू आएगी 0, फिर आएगी 1। तो मतलब यहाँ पे जो है एन की वैल्यू वो तो फिक्स दी गई होती है पहले से हमें, ठीक है। हमें सिर्फ नीचे वैल्यू चेंज करनी है, आर की 0 से शुरू करना है, 0 1 2। और हमने बोला आर की वैल्यू एन के इक्वल हो सकती है, एन से बड़ी नहीं हो सकती, तो 2 तक ही जाएंगे हम। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में एन की वैल्यू अगर है 3, ठीक है, तो आर की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 तक ही जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी, ठीक है जी। और इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं सभी को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि पहली बात, 0 से 0 कितना होता है 1, 1 से 0 कितना होता है 1। जब भी आर की वैल्यू जो है 0 होती है तो हमेशा कॉम्बिनेशन आर की वैल्यू आती है 1, तो यहाँ पे आएगा 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। ऐसी सिमिलर वे में इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, 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 इन सभी की वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो जब, ठीक है, या तो आपके आर की वैल्यू 0 हो या एन सी एन हो, दोनों केसेस में हमारी वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। ये हम कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2C1 इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, इसकी वैल्यू 3 4 5, और इसकी वैल्यू होती है 6, सेम यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 3 4 5, इसकी वैल्यू आएगी 6, ठीक है जी। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10, इसकी वैल्यू आएगी 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 15, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 15, ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू 20 आएगी, 15 नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 15। अब यहाँ पे देखोगे सेम ही पैटर्न तो बढ़ रहा है पास्कल्स ट्रायंगल वाला, पहले 1 लो, साइड में 1 1 लो, ठीक है, फिर साइड में 1 1 लो, बीच में इन दोनों का क्या आएगा सम, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, ठीक है, और बीच में क्या आएगा इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, वही सेम तो बन रहा है। तो मतलब हम ये सारा कुछ कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक वीडियो देखते देखते आपका सर चकरा गया होगा कि सर ने बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका हम यूज कैसे करेंगे भाई एक्सपेंशन में। अब बेसिकली अगर मैं आप लोगों को लाइव आमने सामने पढ़ा रहा होता, ठीक है, तो बात अलग थी। लेकिन अब थोड़ी दिक्कत तो आएगी ना, क्योंकि आप थोड़ी, मैं आपको आपके एक्सप्रेशन दे सकता कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है कहाँ नहीं। तो अब ऐसा करते हैं, इस सारे को ना बायनोमियल थ्योरम में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कनेक्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहले हम करने वाले थे जी एक्सपैंड, किसको, इन टर्म्स को, ठीक है। जैसे a प्लस बी रेस टू 150 है, 2x प्लस 9 रेस टू 999 है, इनको एक्सपैंड करने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद इनको डिकोड करने के लिए हमने पैटर्न देखा। सबसे पहला पैटर्न हमें पता चला कि a की पार्ट्स जो है वो n से शुरू होंगी और लगातार डिक्रीज करती जाएंगी अप टू a गेट्स द वैल्यू 0, मतलब a की जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाए तब तक, ठीक है। b का उल्टा है, b की एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी अप टू n। इतना हमने डिकोड कर लिया था, है ना। उसके बाद बात रह गई थी कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट पता करने के लिए हमने पढ़ा पास्कल्स ट्रायंगल, के पास्कल्स ट्रायंगल्स बनाओ या तो, ठीक है, आपको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अब उसके बाद हमने कहा कि अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ गई, जैसे a प्लस बी रेस टू 150 आ गया, तो हम पास्कल ट्रायंगल जो है उसकी यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल बड़ा लेंथी चला जाएगा। तो उसके लिए हमने पढ़ा कि हम कॉम्बिनेशंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरे चैप्टर का आपका कंक्लूजन है, विच इज बायनोमियल थ्योरम। क्या है बायनोमियल थ्योरम, ये रही बायनोमियल थ्योरम। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या ये पूरा पढ़ना पड़ेगा? अरे नहीं, मत छोड़ो इसको, क्या दिक्कत, इसको नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, इसको समझना है, पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। आप लोग इस थ्योरम को समझना है। यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है इधर, ये वो कुछ नहीं देखना आपने, जो मैं बताऊंगा बस वो समझना है। अगर वो आप समझ गए तो ये बायनोमियल थ्योरम हो जाना है, आपको खुद रट्टा लग जाएगा, समझ लग जाएगी, आप लिख दोगे इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में याद करना जरूरी अभी के लिए नहीं है, स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप लोग पैटर्न समझ गए, सारा कुछ समझ गए कि बायनोमियल थ्योरम कहती क्या है, तो आपको ये खुद ब खुद ही याद हो जाएगी। तो करते हैं जी, देखो एग्जाम्पल के साथ करते हैं।
लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ टू प्लस एक्स रेज टू 7, इसको एक्सपेंड करने को बोला गया है, करते हैं एक्सपेंड। मुझे तो बाइनोमियल थ्योरम पता नहीं, इसको भूल जाओ कि ये बता भी हमें नहीं गिवन है, ठीक है। इसको भूल जाओ, जरूरी थोड़ी है कि बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई करनी है, बिना बाइनोमियल थ्योरम के करेंगे, मतलब सॉरी बिना बाइनोमियल के नहीं, मतलब बिना थ्योरम पढ़े करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करेंगे लेकिन बिना पढ़े करेंगे, ठीक है। किससे, किसकी हेल्प से, वही पैटर्न की हेल्प से जो हम पीछे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ए क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म, बी क्या होती है सेकंड टर्म। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए की पार्स मैक्सिमम से शुरू करनी है। पहली टर्म में ए की पार आएगी मैक्सिमम, विच इज कितनी आएगी 7। उसके बाद ए की पार क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, करते चलो, 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 3, और सॉरी यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दें, और उसके बाद जो आएगा हमारा 2 रेज टू 2, उसके बाद आएगा 2 रेज टू 1, और लास्ट में आएगा 2 रेज टू 0, ठीक है। ए की पार जो है हमने यही पढ़ा था ना कि ए की पार मैक्सिमम से शुरू होगी 7 से, मतलब इसकी जो एन की वैल्यू वहां से, और वो लगातार डिक्रीज करती जाएगी। तो पहले आएगा 7, फिर आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है जी। सेम पैटर्न तो बी के बारे में पढ़ा था, बी की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 से, तो x रेज टू 0 आएगा, फिर x रेज टू 1 आएगा, फिर x रेज टू 2 आएगा, x रेज टू 3 आएगा, x रेज टू 4, 5, 6 एंड 7। ये सारा पैटर्न हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो चीज समझ नहीं लगी है अभी तक वो है कॉम्बिनेशंस के बारे में, यानी कि उसके कोफिशिएंट के बारे में। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि n की वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है, तो मतलब NCR यूज करते हैं हम, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 7, मतलब 7CR को यूज करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7C, और R की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, शुरू से शुरू करना है 0 से, फिर क्या लिखना है 1, फिर क्या लिखना है 2, फिर क्या लिखना है 3, फिर क्या लिखना है 4। ऐसे आपको आगे आगे बढ़ते जाना है, 7C5, 7C6, 7C7, इस सेम पैटर्न में आपको आगे आगे जो टर्म्स है वो लिखते जाना है। अब बस इसको कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। देखो 7C0 कितना होता है 1, x रेज टू 0 कितना होता है 1, तो मतलब 1 पहली वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू आई 1, फिर हमारे पास बचा 2 रेज टू 7 जो हमने एज इट इज लिखा। नेक्स्ट में 7C1 कितना होता है 7, x रेज टू 1 कितना होता है x, और 2 रेज टू 6 एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आया 7C2। अब 7C2 कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 7 × 6/2, दैट इज 21। तो हमारे इसकी वैल्यू आई 21, और एक्स स्केयर हम एज इट इज लिखेंगे और साथ में लिखेंगे 2 रेज टू 5, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आएगा हमारा एक्स स्केयर 2 रेज टू 5, ठीक है, प्लस। तो हमने ये टर्म लिख ली, ये टर्म लिख ली, ये टर्म लिख ली। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म में हमारा आ गया 7C3। तो 7C3 क्या होता है 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2, 3 बन गया 6, 6 और 6 कट गए, हमारे पास आया वैल्यू 35, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 रेज टू 4 लिखेंगे, और आगे क्या आएगा हमारे पास x³ सारी टर्म्स लिख ली। सेम पैटर्न साथ में करना है, लेकिन अब कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि पहले वाले कॉम्बिनेशन की वैल्यू और लास्ट वाले कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेम आएगी। फर्स्ट वाले सेकंड वाले की और सेकंड लास्ट की वैल्यू क्या आएगी कोफिशिएंट की, सेम आएगी। ये पैटर्न भी हम पहले डिकोड कर चुके थे। ऐसे ही थर्ड वाले की और लास्ट थर्ड वाले की वैल्यू क्या आएगी सेम, तो फोर्थ और लास्ट फोर्थ की भी क्या आएगी सेम। मतलब अगर यहाँ पे 35 आया था कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करके, तो यहाँ पे भी सेम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके कितनी वैल्यू आएगी 35 ही आएगी। ये सेम बात हम कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना कि 7C3 और 7C4 दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इन आर्स की वैल्यूज का सम एन की वैल्यू के इक्वल आता है तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है जी। अगर ये नीचे वाले जो टर्म्स हैं इनका सम ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल आता है तो ये दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी सेम होगी। वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा 2³ ठीक है जी, और क्या बचा x रेज टू 4। नेक्स्ट ये टर्म कवर होगी। नेक्स्ट टर्म क्या कहती है, आपने यहाँ पे लिखना है
21, ठीक है। 21 के बाद हमारा यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर और साथ में आएगा x रेज टू 5। नेक्स्ट ये टर्म होगी, उसके बाद क्या लिखना है हमें, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 7 कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे बच गया 2 और साथ में आएगा x रेज टू 6। उसके बाद लास्ट में इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू भी है 1 और साथ में आएगा हमारा x रेज टू 7। तो इसको एक्सपेंड करना है। अब इनको सॉल्व करना तो आप सबको अच्छे से आता है कि टू की जो वैल्यूज हैं, पार्ट्स की वैल्यूज हैं, उसको कैसे एक्सपेंड करना है। तो इस तरीके से जो है बायनोमियल थ्योरम आपको बताती है यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे पैटर्न जो देखोगे वही सेम पैटर्न यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम में भी बन रहा है, वही सेम बात यहाँ पे ऊपर भी बोली गई है, चाहे आप मिला के देख लो। देखो सबसे पहले क्या था, ए की वैल्यू जो ए की पार है वो मैक्सिमम से शुरू करनी है, यानी कि n से शुरू करनी है, ए रेज टू एन, ए रेज टू एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे ऐसे करते लास्ट में कहीं पे ए रेज टू वन आएगा, फिर ए रेज टू जीरो आएगा। बी का उल्टा है, बी रेज टू जीरो आएगा, बी रेज टू जीरो अब लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि बी रेज टू जीरो कितना होता है, वन नहीं होता है, तो उसके बी रेज टू वन, बी रेज टू टू, ऐसी लास्ट में बी रेज टू एन माइनस वन और लास्ट में आएगा बी रेज टू एन, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेम है, एन सी आर यूज करना है तो ऊपर तो एन आएगा, सी आएगा, ठीक है। नीचे आर की वैल्यू जीरो से शुरू करनी है, 0 1 2, ठीक है। ऐसे सारी वैल्यूज, अब लास्ट में क्या आएगी आपकी आर की वैल्यू एन, मतलब अप टू एन तक जाना है। ऐसे आपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एन सी जीरो, फिर आपका आएगा एन सी वन, फिर आएगा एन सी टू, फिर आएगा एन सी थ्री और फिर आएगा एन सी फोर। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, एन सी एन आएगा। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ए और बी वाले टर्म जो है वो आएंगी ही आएंगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं, ठीक है जी, कि इसकी एन टर्म क्या होगी। लेकिन एन टर्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये जो है नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसको भी एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक बार फिर से एक दो एग्जांपल्स हो जाएंगी, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि बायनोमियल थ्योरम कहती क्या है। तो सबसे पहले हमें 1 माइनस वाई रेज टू 5 इसको एक्सपेंड करना है। तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि सबसे पहले आएगा हमारा 5c0, है ना। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन जी लिख लेते हैं इस बार, तो 5c1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5c2, उसके बाद क्या आएगा 5c3 और उसके बाद आएगा 5c4 और लास्ट में आएगा 5c5। तो कॉम्बिनेशन ऐसे चलेंगे। उसके बाद ए की वैल्यूज क्या चलती हैं, मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम वैल्यू है 5, उसके बाद आएगा ए रेज टू 4, सॉरी ए रेज टू 4, हाँ ठीक है, 1 रेज टू 3, 1 रेज टू 2, 1 रेज टू 1 और 1 रेज टू 0 आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि 0 किसी की अगर वैल्यू है पार की तो वो 1 ही होता है, उस और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे अब माइनस वाई रेज टू 0 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब आगे माइनस वाई रेज टू कितना आएगा 1, माइनस वाई रेज टू कितना आएगा 2, माइनस वाई रेज टू कितना आएगा 3 और उसके बाद माइनस वाई रेज टू कितना आएगा 4 और लास्ट में आएगा माइनस वाई रेज टू 5। तो अब इनको एक्सपेंड करते हैं। पहले 5 से 0 कितना होता है 1 और इसकी वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 1 1 बन गया, ये बन गया आपके पास 5, 1 रेज टू 4 1 होता है और माइनस वाई जो है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट 5c2, 5c2 कितना होता है 5 इंटू 4 ओवर 2 दैट इज 10, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ गई 10, 1 का क्यूब करेंगे एक ही बात है, 1 लिखो ना लिखो क्योंकि 1 इंटू 10 10 ही बचेगा। उसके बाद माइनस वाई का स्केयर कितना होता है वाई स्केयर, प्लस आगे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी 10 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी तो पढ़ाया था मैंने कि 5c2 और 5c3 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम इस वाली वैल्यू के इक्वल है, ठीक है जी। इसके बाद 1 का स्केयर साथ में लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे आएगा माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई का होल क्यूब होता है माइनस वाई क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब इसकी वैल्यू कितनी है 5, आगे 1 वाले टर्म लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस वाई रेज टू पावर 4 कितना होता है वाई रेज टू पावर 4, ऐसे ही 5c5 1 हो गया,
माइनस वाई रेज टू पावर 5 कितना हो गया, माइनस वाई रेज टू 5। उसके बाद ये बच गया आपके पास 1, अब प्लस माइनस माइनस 5 इंटू वाई 5y। उसके बाद आपके पास बचा 10 वाई स्क्र। आगे हमारे पास बचा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 10 वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद आ गया प्लस 5 वाई रेज टू पावर 4, लास्ट में आ गया माइनस 5 रेज टू 5। ये जो है एक्सपेंशन, इस तरीके से हम जो है बाइनोमियल थ्योरम की यूज करके हम एक्सपेंशंस करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टर्म की। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना अच्छे से, तो आप लोगों को टर्म्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ लग जाएगा कि टर्म कैसे फाइंड करनी है। अब कंपेयर करो, देखो अगर इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में देखो, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, ऐसे सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे ये देखो कि अगर हमारी फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना वो उससे कम आ रही है। अगर ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो इस कॉम्बिनेशन की ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, एक छोटी आ रही है। ठीक है, मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि r प्लस वन टर्म निकालो, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा आपको, यानी कि NCR आएगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखोगे, ये वैल्यू जो a रेज टू आ रही है वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रही है, यानी कि a रेज टू कितना आ रहा है, n और r का डिफरेंस। ठीक है जी। उसके बाद b के ऊपर जो वैल्यू है और जो कॉम्बिनेशन में r की वैल्यू है वो जो है वो सेम है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हर टर्म में क्या है, सेम है। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। तो मतलब इसके ऊपर भी वैल्यू कितनी आएगी, r आएगी। तो ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन टू फाइंड nth टर्म। अगर हम किसी भी बाइनोमियल में सिर्फ एक टर्म फाइंड करना चाहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से उस टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। कैसे, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, इसी क्वेश्चन को, यही अभी हमने एक्सपेंड किया था, इसमें कर देते हैं। लेट्स से आपको बोला जाता है कि थर्ड टर्म निकालो इसकी, बिना देखे, बिना एक्सपेंड किए, बड़ा आसान है। आपके n की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 5। तो यहाँ पे आएगा पहले n c, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो था आपका ये रहा। उसके बाद तो यहाँ पे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1, है ना। तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 5। वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो n की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 2, और a यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म होती है। तो a रेज टू कितना आ जाएगा, n माइनस आर, यानी कि 5 - 2 दैट इज 3। और उसके बाद क्या आएगा, b रेज टू r, r कितना है आपका 2, तो यहाँ पे आएगा 2। अब आप हमें सिर्फ 5 से 2 कैलकुलेट करना है। 5 से 2 क्या होता है, 5 × 4/2 विच इज 10। 10 कैलकुलेट होगा, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, वाई स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 वाई स्क्वायर। इस तरीके से जो है रेंडमली कोई भी टर्म हम जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, अगर हम कोई भी बाइनोमियल में रैंडम टर्म निकालना सीख गए हैं, फॉर्मूला सीख गए हैं, तो उसमें कुछ ना इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ बाइनोमियल में कितनी है। ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग, मिडिल टर्म निकाल के बताओ कौन सी है इसकी मिडिल टर्म। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, दैट इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो मान लो ये आपके पास है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको एक्सपेंड किए बिना ये बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं। बड़ा आसान है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1, मतलब n की वैल्यू देखो, उसमें एक 1 ऐड कर दो, जो आपके पास नंबर आएगा उतनी टर्म्स है। जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल एग्जांपल में बात करूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से 1 + x रेज टू 150 लिखा गया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स होगी, n की वैल्यू कितनी है 150, तो इसमें 151 टर्म्स होगी। बड़ा आसान सा काम है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितनी होती है, n+1 टर्म्स होती हैं। कितनी होती है, n+1 टर्म्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना हमको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म निकालना आना चाहिए। तो मिडिल टर्म इस क्वेश्चन के लिए करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक्सप्रेशन है x - 1/x रेज टू 4। हम इसकी मिडिल टर्म निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, मिडिल टर्म। बड़ा आसान है, बिना एक्सपेंड किए अगर इसकी मिडिल टर्म निकालना चाहते हो, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें टोटल, इसको एक्सपेंड करने पे कितनी टर्म्स आएंगी। तो अभी हमने फॉर्मूला किया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1, जो इसके लिए कितना है
5, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 5 टोटल टर्म्स है। तो आपने ये देखना कि अगर टोटल टर्म्स 5 आ रही हैं तो ये नंबर ऑड है या इवन है। जैसे कि यहाँ पे नंबर हमें पता चल रहा है कि 5 एक ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म जो होगी ना आपकी, तो वो होगी n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे n नहीं आएगा, n हम पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू 5, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2, ये आपकी मिडल मोस्ट टर्म होगी। ठीक है, जो भी नंबर आपके पास आया उसमें 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। कितना बना हमारे पास यहाँ पे, ऐड करने के बाद डिवाइड करने पे 3, मतलब जो थर्ड टर्म है इस एक्सप्रेशन की वो मिडल टर्म होगी। कब? जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आए, ऑड आए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आए, ऑड आए। ठीक है जी। तो पहले इस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इवन नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि मिडिल टर्म निकालनी कैसे है। पहली बात, मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले अगर आप मिडिल टर्म निकालना चाहते हो, ठीक है, पहले आप उसमें ये पता करो कि उसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड, तो वो जो आंसर आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स वाला, उसमें 1 ऐड करो और 2 के साथ डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आएगा वो वाली टर्म जो होगी वो आपकी मिडल मोस्ट टर्म होगी, यानी कि इस एक्सप्रेशन में थर्ड टर्म जो है वो हमारी मिडल मोस्ट टर्म है। तो हमें T3 निकालना है। T3 को क्या मैं T2+1 लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद तो ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे मेरे n की वैल्यू है 4, c r की वैल्यू है 2, तो 4c2 आ जाएगा। और उसके बाद मेरा a कितना है, x, x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का माइनस, यानी कि n माइनस r, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, 2। उसके बाद मेरा b कितना है, -1/x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है। अब 4c2 को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3/2 आएगा, जो हमारा कितना आ गया, 6। और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और -1/x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या बचा, 6 बचा। तो यानी कि मिडिल टर्म इस एक्सप्रेशन की जो है वो है 6। आप चाहे तो एक्सपेंड करके देख सकते हैं, आपकी मिडिल टर्म जो है वो 6 ही आएगी। ठीक है जी। तो ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन आ जाए, जैसे कि सेकंड जो एग्जाम्पल मैंने ली हुई है वो यही लिखी हुई है, 2/x⁻⁹ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1, दैट इज 10 बन गया हमारे पास। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना, तो आपकी कोई भी मिडिल टर्म आ ही नहीं सकती, एक भी टर्म। तो वहां पे सेंटर पे आपको मिडिल में 2 टर्म्स मिलेंगी, समझ गए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो सेंटर में एक मिडिल टर्म मिलेगी। अगर इवन है तो सेंटर में 2 मिडिल टर्म मिलेंगी, एक मिडिल टर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, और वो कौन सी होंगी कैसे पता करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है। जो भी वैल्यू आई है उसको 2 से डिवाइड कर दो। 10 आया है हमारे पास टोटल टर्म्स, तो इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 5। तो 5 और उसकी नेक्स्ट वाली टर्म यानी कि 6 टर्म, ये दोनों टर्म्स जो है वो मिडिल मोस्ट टर्म है। मतलब यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स हैं, कौन सी, T5 एंड T6। अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा कि कौन सी वो टर्म है, वो आप इस फॉर्मूला से करके देख ही सकते हो, जैसे कि हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, हम जो है हम नेक्स्ट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक मिनट। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमने जब इसकी मिडिल मोस्ट टर्म निकाली थी, ठीक है, यहाँ पे हमने मिडिल मोस्ट टर्म निकाली थी थर्ड, ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था 6। क्या आया था, 6। अगर 6 में देखोगे, यानी कि इसकी जो थर्ड टर्म है इस एक्सप्रेशन की, उसमें x आया ही नहीं था, x प्रेजेंट ही नहीं था। तो ऐसी टर्म्स जिसमें x ना प्रेजेंट हो, उस वाले टर्म को हम बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि आप इस एक्सप्रेशन में वो टर्म निकालो जिसमें x है ही नहीं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो ये वाला तो अब क्योंकि हमें पता चल ही गया कि थर्ड टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, दोनों में से हम कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं।
तो सबसे पहले जो है, क्योंकि हमें पहले वाले में पता चल चुका है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा तरीका है वो सही है या नहीं, तो हम फर्स्ट पहले वाले को ही सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो, फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। तो कोई भी टर्म होगी, ठीक है, वो टर्म ऐसी होगी, लेट से टी आर प्लस वन जो है वो हमारी आ रही है, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 है, और यहाँ पे आएगा सी, और आर की वैल्यू हमें पता नहीं, तो बाकी सारी चीजें जो है वो सेम आएगी। अब फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, एक्स, तो यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू एन माइनस 4 होता है, तो 4 माइनस आर आएगा, सॉरी एन माइनस आर होता है यहाँ पे, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस एक्स रेज टू आर, ठीक है। इस वाले वैल्यू में, सॉरी इस वाले फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज पुट की हैं, ए की भी, बी की भी, और एन की भी। अब आर की वैल्यू हमें पता नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी टर्म जो है, ठीक है, वो हमारी जो है मिडल मोस्ट टर्म है। तो आर की वैल्यू निकालना ही हमारा काम है। आर की वैल्यू निकालने के बाद हम जो है ये भी उस टर्म को भी निकालेंगे कि वो टर्म कितनी है, ठीक है जी। एक बार आर की वैल्यू पता चल गई तो आगे आर मतलब काम जो है वो हमारा आसान हो जाएगा। अब ये बताओ कि कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब कैसे हो सकती है। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक्स क्यूब है, मैं एक्स क्यूब को यहां से खत्म करना चाहता हूं, मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 1/x क्यूब के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स क्यूब कट के कितना बनाएंगे 1, और ये जो आंसर आएगा उसमें एक्स प्रेजेंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास x रेज टू 5 है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे 1/x रेज टू 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएं और जो मेरा आंसर आए उसमें x प्रेजेंट ना हो, है ना। यही तरीका होता है। तो इस तरीके को अपनाते हुए हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। वही सेम तरीका, जो वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब x कहाँ आ रहा है, सिर्फ इसमें और इसमें आ रहा है, इसका तो कोई योगदान है नहीं है x की वैल्यू में, ठीक है। हम इन दोनों टर्म्स को ही इंपॉर्टेंट समझेंगे और इन दोनों टर्म से ही पता करेंगे कि हमारे r की वैल्यू कितनी है, इस तरीके से कि x के साथ कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो सबसे पहले, ठीक है जी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी x की पार कितनी है, 4 माइनस आर, और यहाँ पे हमारी x की जो पार है वो कितनी है, नीचे x रेज टू आर। माइनस का साइन भी छोड़ दो, अगर कोई कॉफिशिएंट है वो भी छोड़ दो, हमें सिर्फ और सिर्फ x की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर फोकस करना है अपने, ठीक है जी। तो यहाँ पे x की पार है 4 माइनस आर, और यहाँ पे x की पार है r। अब ये दोनों कंप्लीटली कट होने चाहिए, तब आंसर जाके आपका कितना आएगा 1। तो हमें आंसर यहाँ पे कितना चाहिए, 1 चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि इनकी कटिंग होने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x रेज टू आर जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है। तो हमारा बन जाएगा x रेज टू 4 माइनस आर, और उधर मिल जाएगा x रेज टू आर। अब दोनों के बेस क्या है, सेम, तो दोनों की एक्सपोनेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और यहाँ से जो है हमारे पास r की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ से अगर एक बार r की वैल्यू आ गई तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे r की वैल्यू फिल कर देनी है। तो आपको पता चल गया कि हमारी थर्ड टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स है, तो आप उसको लिख दोगे t 2+1, और उसके बाद सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे और वो वैल्यू पता कर लोगे। हमने ये वैल्यू पहले पता कर ली थी कि ये हमारी कितनी है, 6 है। इस तरीके से जो है हम ये क्वेश्चंस करते हैं। अब ये सेम जो है मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी इसी सेम मेथड से करवाने वाला हूं। एक बार एक और क्वेश्चन करेंगे ये वाला, तो इसके ऊपर सेम मेथड ही अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। हमें पहले फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो t r+1 हमारा कितना होता है, n c r, और a रेज टू n माइनस आर, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस आर, और b रेज टू r, ठीक है जी। ये जो है हमारी n टर्म का फॉर्मूला मिल गया फॉर दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन हमें तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल चाहिए, मतलब इसमें एक्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर रेज टू n माइनस आर, और साथ में, ठीक है,
1/x रेस टू आर, दोनों की कटिंग करके कितना होना चाहिए 1। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कॉफिशिएंट का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 है, हमें जरूरत नहीं है 2 की। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉफिशिएंट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स पे फोकस करना है और एक्स की एक्सपोनेंट्स के ऊपर फोकस करना है कि एक्स की एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक्स इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये 1/x है, उधर लेके जाएंगे तो x बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर रेस टू n माइनस आर इज इक्वल टू एक्स रेस टू आर। ठीक है, तो अब ये 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 18 माइनस 2r इज इक्वल टू एक्स रेस टू आर। दोनों के बेस क्या है, सेम, तो एक्सपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, और जब हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 इज इक्वल टू 3 और r की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 6, यानी कि जो सिक्स टर्म है, सॉरी सिक्स टर्म बोल रहा हूँ, यानी कि r की वैल्यू 6 आ गई, तो r की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करो तो हमारे पास आ गया 6 प्लस 1 दैट इज 7 टर्म। तो जो 7 टर्म है इस एक्सप्रेशन की, वो ऐसी टर्म है जिसमें x प्रेजेंट नहीं होगा और ना ही होना चाहिए जी। अब आप लोगों को मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूं, हम 7 टर्म हम यहाँ पे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 7 टर्म क्या फॉर्मूला बनेगा, 6+1 लिख सकते हैं उसको, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा n की वैल्यू है 9 और r की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर रेस टू 3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2/x रेस टू 6, इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो NC6 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9 इंटू 8 7 6 5 और लास्ट में आएगा 4। ठीक है, नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, और अब यहाँ पे 5 और 4 दोनों कैंसिल, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे हमारे पास बचा ये 2 पे गया, ये 2 पे गया, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 3, तो ये 3 पे गया तो हमारे पास आया 3। 3 4 12 और 12 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 7 हमारे पास आ गया 12 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा सॉरी 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 7 प्लस 1 84, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 84। कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया 84 आ गया, और एक्स स्क्वायर का क्यूब यानी कि दोनों की पार्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो x रेज टू 6 बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास इंटू 2 रेज टू 6 ओवर x रेज टू 6, x रेज टू 6 x रेज टू 6 क्या हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 84, और 2 रेज टू 6 क्या होता है, 2 रेज टू 6 को हम 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब लिख सकते हैं, और 2 क्यूब होता है 8, तो 8 इंटू 8 हमारा कितना बन गया 64। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ही देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस तरीके से हम निकालते हैं वो टर्म जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम कर ही चुके हैं, अभी आप लोगों को पढ़ा है कि मिड टर्म कैसे निकालनी है, वही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, यही सेम हमने जो है क्वेश्चन उठाए थे, ये देखो पीछे यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मिड टर्म निकालनी सीख ली हमने, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल निकालनी सीख ली। अब बात करते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स की, किसकी, सम ऑफ कोफिशिएंट्स की। तो सबसे पहले याद रखना, बायनोमियल थ्योरम में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे कि यहाँ पे देख लो, अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो कोफिशिएंट दो प्रकार के होंगे। मान लो मैं इसी को एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसको एक्सपैंड करूंगा 1 + 2x का क्यूब, क्या आएगा 1, फिर आएगा 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 रेज टू 1, फिर आएगा 1 और इसका स्क्वायर, फिर आएगा 1, हाँ 1 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 रेज टू 0 1 नहीं होता, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे आएगा 2 रे क्यूब, रह गए कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा 3c0 3c1 3c2 3c3, ये एक्सपेंशन होगी इसकी, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता तो ये कोफिशिएंट ही कहलाएगा। ठीक है, इन वाले कोफिशिएंट्स को हम बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट्स, और इन बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 2n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2n, सीधे याद रखना है। ठीक है, अगर चाहो तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे 2 रेज टू पावर n को आप लिख सकते हो कि 1 + 1 रेज टू n। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड उठानी है 2 रेज टू पावर n, और इसको लिख देना 1 + n, और यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देनी है। जब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपके पास यही एक्सप्रेशन बनेगा,
ठीक है, ये बनेगा आपके पास। प्रूव करना इसको बड़ा आसान है, आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंड करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आसानी से जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप लोगों को लगेगा कि इसका प्रूफ करवा दो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि प्रूफ, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से बायनोमियल, मैं बोल रहा था कि कोफिशिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स जो कॉम्बिनेशन से आते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 2n, और एक जो है ये यहां से भी तो 2 आएगा, 2x वाली टर्म में से, ये जो सेकंड टर्म है हमारी 2x, इसमें से भी तो 2 आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है, इसके एक्चुअल कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज कर देगा, इसके एक्चुअल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो मतलब दो प्रकार के कोफिशिएंट होते हैं, एक तो आपको सिंपल पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालो जी, दूसरा पूछ सकता है सिंपल कि सारे कोफिशिएंट का सम निकालो। समझ रहे हो ना बात, कि कोफिशिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो कॉम्बिनेशन से निकलते हैं, एक सिंपल कोफिशिएंट जो एक्चुअल में कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का यहां से आएगा इस टर्म से, ठीक है, एक्स क्यूब का यहां से कोफिशिएंट आएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहां से आएगा, वो कोफिशिएंट। तो इनका सम निकालने का तरीका क्या होता है, देखो, अगर आप लोगों को बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछ जाए तो फॉर्मूला रहा 2n, ठीक है। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी एक छोटी सी ट्रिक होती है। आप क्या करो, कोई एक एक्सप्रेशन उठाओ, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा ये है, इसमें जो भी वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1। एक है तो एक, जैसे अकेला एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू अकेले की पुट कर दो, एक्स के साथ वाई भी आ रहा है तो उसकी वैल्यू पुट 1 कर दो। 1 पुट करोगे आपके पास क्या बनेगा, 1 + 1 रेज टू 4। आंसर कितना आ गया, 2 रेज टू 4। ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स आएगा। सेम काम यहाँ पे 1 + 2 एक्स का क्या आ रहा है, क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, तो आपके पास बनेगा 1 + 2 रेज टू 3, कितना आ गया 3 रेज टू 3, दैट इज 27। इन सभी के कोफिशिएंट्स सॉल्व कर लेना, आंसर आपका 27 आएगा। बड़ी आसान सी ट्रिक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया x + 2y रेज टू 5, बताओ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कितना होगा, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है, रेज टू 5 करो, कितना आ गया 3 रेज टू 5। तो आपका आंसर जो है ये आ गया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। मतलब जब भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकालोगे आपको वेरिएबल्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यूज में आता है, पूरा सॉल्व करने को कभी नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई मेथड है ही नहीं कि हम पूरा सॉल्व कर सकें विदाउट एक्सपेंडिंग। हमें पूरा एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, अगर पूछा जाता है पूरे का पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ तो रहे हैं, क्या ये कहाँ पे मतलब फेल हो जाती है बाइनोमियल थ्योरम। तो हम एक्सपेंड करना सीख रहे हैं a + b रेज टू n। तो सबसे पहले n की वैल्यू के ऊपर बड़ा, सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क है, कि n की वैल्यू जो है फिक्स होनी चाहिए। n शुड बी अ होल नंबर, n शुड बी अ होल नंबर। n कभी भी रैशनल वैल्यूज नहीं ले सकता, n की वैल्यू ऐसे 1/2, ठीक है, या 1/3 या 2/3, ऐसी वैल्यूज n की नहीं हो सकती, फ्रैक्शन वैल्यू n की नहीं हो सकती। अगर है तो उसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, -1 -2 ये वैल्यूज n की नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए कि 2 + x रेज टू 1/3, इसको एक्सपेंड करो, तो हम नहीं कर पाएंगे जी, नहीं कर सकते। बाइनोमियल थ्योरम बताती ही नहीं है कि कैसे इसको एक्सपेंड करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, सिर्फ कुछ टर्म्स के ऊपर लगती है, सबके ऊपर नहीं लगती, ठीक है जी। तो ये तो पता चल गया फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, कि n शुड बी अ होल नंबर। इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो एक ही बात है, पॉजिटिव इंटीजर सारे होल नंबर्स ही होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। n की जीरो वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि इट इज एप्लीकेबल टू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ओनली एंड टू दोज व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू बाइनोमियल। अब ये तो समझ लग गया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कि 1 + x है, इसका स्क्वायर है, या इसकी 200 पार है, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनोमियल लग जाएगी। लेकिन अगर ऐसा आ गया 1 + x + x² रेज टू 100, इसको सॉल्व करो, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल ही है, 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स तक हमने बाइनोमियल सीखी है, 3 टर्म्स वाले को सीखा ही नहीं है।
तो ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन ये वाली बात नहीं समझ लग रही कि टू दोज विच कैन बी रिड्यूस टू बाइनोमियल, इसका क्या मीनिंग है, इसमें कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को। तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो टर्म्स जिनको आप बाइनोमियल बना सकते हो वो उनके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1+2x+x² रेस टू 3 है, इसको एक्सपेंड करो, कर दोगे? हो जाएगा जी। कैसे? अंदर देखो ना, अंदर वाले को फैक्टराइज करो, आपके पास बनेगा x+1 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? x+1 का होल स्क्वायर। जब आप ये इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा x+1 रेज टू 6। अब आप इसको तो एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि ये तो बाइनोमियल बन गया। तो मतलब पहले ये चेक करना है कि अंदर जो भी पॉलिनोमियल गिवन है क्या उसको फैक्टराइज करके बाइनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया, और अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया तो बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ उनके ऊपर लगती है या तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो वो, या उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में रिड्यूस कर सके हम। अगर उसको ना तो वो बाइनोमियल है ना ही उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये थ्योरम नहीं लग सकती। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई थी कि 1+x+x², इसको आप कितना मर्जी जोर लगा लो, इसको बाइनोमियल में हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब क्वेश्चंस की बात आती है, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को करने में आसानी हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि हमें इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। इसको एक्सपेंड करना हमने सीख लिया कैसे करना है। पहले कॉम्बिनेशन लिखेंगे, 5C0 आएगा, फिर क्या आएगा 5C1, फिर क्या आएगा 5C2, फिर क्या आएगा 5C3। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आएगा 5C4, और उसके बाद आएगा 5C5। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा फॉरगिव करना क्योंकि ये जो है मैं पहली बार चला रहा हूँ ये पेन। ठीक है, चलाना इतना आता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, सबसे पहले अब 1 कुछ भी लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की पावर कितनी मर्जी आए, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये फर्स्ट ए जो होता है अगर वो 1 हो या B1 हो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, -1 हो तो लिखने की जरूरत पड़ेगी, 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं 1 को नहीं लिख रहा। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, सेकेंड टर्म कितनी है हमारी -2x, पहले वाले में तो आएगी नहीं, दूसरे वाले में कितनी आ गई इसकी पावर 1, अगले वाले में स्क्वायर क्यूब, अगले वाले में 4, और लास्ट वाले में 5। तो पहले वाले को सॉल्व किया, कितना आया आंसर 1। दूसरे वाले को सॉल्व किया, गलती होगी, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया। 5C1 कितना होता है 5, और 5 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 10। नेक्स्ट 5C2 कितना होता है 5 × 4/2, कितना आ गया 10, तो यहाँ पे आएगा 10, और उसके बाद 2x का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आएगा 4x²। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5C3, 5C2 और 5C3 दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी आएगा 10। उसके बाद 2 का क्यूब 8, x³ x³, 5C4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। उसके बाद 2⁴ कितना होता है 16, x⁴ x⁴ आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर दी, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, और 5C5 1 होता है। उसके बाद माइनस 2⁵ कितना होता है 32, और x⁵ आएगा। तो इसको सॉल्व किया, 1 - 10x, और 10 और 4 को मल्टीप्लाई किया 40x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 80, x⁴, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आया 32। तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी आसान है, इसको पहले बाइनोमियल में चेंज करेंगे। इसको मैं 100 + 2 लिख सकता हूँ, तो 100 + 2 लिख के इसके ऊपर बाइनोमियल लगाएंगे। क्या होती है बाइनोमियल, पहले कॉम्बिनेशन लिखेंगे
5C0, फिर आएगा 5C1, फिर आएगा 5C2, फिर आएगा 5C3, 5C4, फिर आएगा 5C5। सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी? 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट वाले में आएगा ही नहीं। अब b की वैल्यू यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। एक्सपेंड कर दो। 5 से 0 1 होता है, 10 रेस्ट पर 5। 5 गुना कर दो ना जीरो से, 2 जीरोस हैं, 2 और 5 को कितना मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 10। तो 10 जीरोस आएंगी, तो ये होगी 2 और 2 4, 6, 8 और 10। नेक्स्ट 5C1 कितना होता है? 5। 100/4, 4 टाइम्स करनी है, 2 जीरोस हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 2, 6, 8 और साथ में आ गया 2 प्लस। इसको सॉल्व किया कितना आया? अभी तो सॉल्व किया था पीछे 10 आया था, तो 100 का क्यूब कितना आएगा? 6 जीरोस लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। नेक्स्ट 5C3, 10 आएगा। इसको सॉल्व किया, 100 का स्क्वायर कितना होता है? डबल करनी है जीरोस, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 प्लस, इसको अभी तो किया था 5 आया। नेक्स्ट 100 आ गया। 2/4 कितना होता है? 16। उसके बाद नेक्स्ट 5C5 कितना होता है? 1 और 2/5 कितना होता है? 32। तो इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, कर देते हैं सॉल्व। पहले वाला सेम आ जाएगा, 6 होगी, 8 और 10, 10 जीरो से लिख दी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, तो यहाँ पे कितने जीरोस आए? 1 2 3 4, 8 जीरोस हैं, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगी। 3 3 6 3 9। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 4। ठीक है, अब जीरोस कितनी है यहाँ पे? 1 2 3, तो 1 2 3 और एक ये वाली होगी, तो होगी ये। नेक्स्ट 8 आ गया। कितने जीरोस हैं? 4 5, 5 जीरो से लिख देते हैं, खत्म। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। जीरोस 2 और आ गई, लास्ट में कितना आ गया? 32। इनको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है जी, इसको एक्सपेंड करना भी आ गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। इसमें ये कहते हैं बायनोमियल थ्योरम यूज करो और मुझे ये बताओ कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब आप लोगों को लगता होगा देखो जी 1000 बड़ा है, ये कैसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन कईयों को लग रहा होगा कि ये बड़ा है जी, देखो पार बड़ी है तो पार वाला ये वाला बड़ा होगा, और ये कैसे हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको देखते सारी पता चल जाएगा, आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता हूं मैं। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं इसकी पार इतनी हो, 1 की पार 10,000 हो, तो कितना होगा? 1 नहीं होगा, है ना? कितना होगा? 1। तो 1.1 1 के क्लोज ही तो है। 1.1 और 1 में कितना फर्क होता है? बहुत कम फर्क होता है। तो इसकी अगर 1000 वैल्यू लोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? लगभग 1 के आसपास ही आना चाहिए। चलो 1 नहीं, 100 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 1000 लिखा हुआ है, तो ये इससे बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना? ये बड़ा होना चाहिए, आपको ये कन्फ्यूजन होगी। लेकिन फिर बात करते हैं कि पार भी तो बहुत बड़ी है, क्या पता ये अगर ये इससे बड़ा निकल गया तो क्या होगा। तो हमें ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है कौन सा नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे, वो देखो। सबसे पहले मैं ले रहा हूं 1.1 रेज टू 10,000, क्योंकि इसको तो सॉल्व करने का कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 1000 तो हमें पता है कितना होता है, हमें ये नहीं पता ये कितना होता है। अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल गई तो हम दोनों की वैल्यूज को क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे और पता कर लेंगे कौन सा बड़ा है। तो मैं 1.1 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 1.1 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 + 0.1 रेज टू 10,000, है ना? और इसके ऊपर अब क्योंकि ये बायनोमियल एक्सप्रेशन बन गया, इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लग सकती है, तो लगा दो। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है? सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 10,000 0। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 10,000 C1।
ठीक है जी। उसके आगे क्या आएगा, 10,000 C2। ये जो है हम नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह कम बचेगी तो हम नीचे ही लिख लेते हैं। तो नीचे क्या आएगा, 10,000 C2, और फिर क्या आएगा, 10,000 C3। ऐसा करते 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 करते, ठीक है, लास्ट में हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 C 10,000। ठीक है, अब सारे लिखने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 10,001। इतनी टर्म्स होंगी, इतनी टर्म्स मैं थोड़ी लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए की, यहाँ पे सबसे पहले पावर कितनी होती है, मैक्सिमम होती है ना। और मैंने आपको बोला था कि ए की पावर कितनी मर्जी लिख लो, यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है ए, तो सबसे पहले ए की पावर आएगी 10,000। ठीक है, फिर एक यानी कि 1 की पावर कितनी आएगी, इसमें से एक कम कर दो, इतनी आएगी। ठीक है, फिर एक और कम कर दो, कितनी आएगी, इतनी आएगी। एक और कम कर दो, कितनी आएगी, 999.7। ऐसे करते करते लास्ट में तो 1 आएगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, बी कितना है हमारा 0.1। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पावर की वैल्यू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे मैक्सिमम दैट इज 10,000। इतना आएगा, यही चलता है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आर की वैल्यू 0 हो तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 रेज टू 10,000 1 नहीं होता है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ये तो 1 नहीं होगा। अब 0.1 रेज टू 0 कितना होता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, 10,000 C1। जब R1 होता है तो NC1 कितनी वैल्यू होती है, N के इक्वल होती है, तो N हमारे यहाँ पे कितना है, 10,000। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10,000। कितना आंसर आएगा, 10,000। मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दी दोस्त, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 10,000। 10,000 आ गया। 1 रेज टू ये कितना मर्जी हो, 1 नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0.1 रेज टू 1 कितना आएगा, 0.1 नहीं आएगा। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट को मैं नहीं सॉल्व कर रहा, मैं सेम ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तक काम चल जाएगा, इसके आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बनेगा, स्क्वायर प्लस आगे आएगा, ठीक है, 10,000 C3 0.1 क्यूब। ऐसे करते करते लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, सॉरी एन लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे आएगा 10,000 10,000 ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 0.1 रेज टू 10,000। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पहले वाले को सॉल्व किया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बना, और इस इधर 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1000। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सारा ऐसी लटरम पटरम ऐसी आगे आप सेम डेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया आपके पास 1001, और ये जो पीछे चल रहा है वो एज इट इज चल रहा है। अब आप ये देखो, पहली दो टर्म्स का सम ही 1000 से बड़ा आ गया, पहली दो टर्म्स का सम ही क्या आ गया, 1000 से बड़ा आ गया। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे तो ऐड ही कर रहे हैं ना, आगे कोई नेगेटिव टर्म तो है नहीं। तो अगर 1001 में कुछ ऐड करोगे तो नंबर बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी होगा। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है, यानी कि ये वाली टर्म जो है, ये बड़ी होगी किससे, 1000 से। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम लगानी है दोनों के ऊपर, और दोनों को एक्सपेंड करना है। मैं फिर भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, वैसे बनता नहीं है आपको करवाना, क्योंकि सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी करवा देते हैं कि जैसे कि हमारे पास पहले तो ये है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको मैं अलग एक्सपेंड कर रहा हूँ, और दूसरे वाले को मैं अलग तरीके से एक्सपेंड करूंगा, दोनों को अलग अलग करूंगा, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो पहले वाले को एक्सपेंड करेंगे, पहले क्या आएगा, कॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी 4C0, फिर आएगा 4C1, 4C2, और लास्ट में आएगा, सॉरी 4C3, फिर लास्ट में आएगा 4C4। ये टर्म्स आ गई सारी। फिर वन की ए की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, √3, इसको अरेंज करके लिख देते हैं अच्छे से। यहाँ पे आएगा √3 रेज टू 4, √3 रेज टू 3, √3 रेज टू 2, √3 रेज टू 1, और लास्ट में आएगा ही नहीं। यहाँ पे
रूट 2 नहीं आएगा क्योंकि पहले वाले में पार जीरो ही होती है, तो जीरो लिखो तो 1 ही बन जाता है, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो रूट 2 कितना बनेगा 1, रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 क्यूब, और लास्ट में बन जाएगा रूट 2 रेज टू 4। तो एक्सपेंड करिए जी, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मत करिए, अभी नहीं करिए। करना है लेकिन अभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? अब ये देखो, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, बस एक साइन का अंतर है। इसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस क्या है माइनस, तो सेम ही आंसर आएगा जी। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं होगा। बस एक फर्क होगा कि अल्टरनेटिव साइन आएंगे, पहले वाला प्लस है तो दूसरे वाला क्या होगा माइनस, दूसरे वाला क्या होगा माइनस, तो तीसरे वाला प्लस होगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, बाकी सारा क्या है सेम है। बाकी किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो 4c3 रूट 3 रूट 2 का क्यूब, लास्ट में आएगा प्लस, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमने दोनों को करना क्या है, दोनों को तो माइनस ही करना है। तो मतलब माइनस कौन सी वैल्यूज होती हैं? अगर आप दोनों को एक्सप्रेशन को माइनस करने वाले हो, सेम साइन वाले कट जाएंगे, है ना, ऑपोजिट साइन वाले क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों का साइन सेम है, कट गया, इन दोनों का साइन सेम है, कट गया, माइनस हो गया, ये दोनों माइनस हो गए, ठीक है। बचा क्या सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, दोनों को ऐड कर दो। ये टर्म और ये टर्म कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है, तो मैं 2 लिख लेता हूँ कि 2 बार आ रही है जी टर्म। क्या टर्म आ रही है 4c1 रूट 3 का क्यूब रूट 2 प्लस, और दूसरी टर्म क्या आ रही है, ये आ रही है 2 बार आ रही है जी। देखो इसको माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस करने से 2 बार आएंगे। तो ट्वाइस ऑफ कितना आएगा 4c3 रूट 3, और साथ में मेरे पास आएगा रूट 2 रेज टू 3, ये बनेगा मेरे पास। तो अब इसको सॉल्व करना है। 4c1 कितना होता है 4, ठीक है जी। और उसके बाद रूट 3 का क्यूब कितना होता है 3 रूट 3, और रूट 2 एज इट इज। अब यहाँ पे 4c3, दोनों के आर की वैल्यू को सम करेंगे तो एन के इक्वल है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेम ही है कि दैट इज 4। और रूट 3 को रूट 3 लिख लिया, टू रूट 2 का क्यूब क्या आएगा 2 रूट 2 आएगा जी। अब यहाँ से ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे क्या आएगा, मैं ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, जगह कम बच गई हमारे पास। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व करके ऊपर लिख देते हैं। ऊपर क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, 2 एज इट इज लिख लिया, 4 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12, और रूट अंदर वाले मल्टीप्लाई अलग हो जाएंगे, कितना गया 6, प्लस 4 × 2 कितना गया 8, और रूट वाले अलग से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना गया रूट 6। दोनों लाइक टर्म्स है, रूट 6 तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। दोनों को ऐड किया, कितना आ गया हमारे पास 20 रूट 6, और 2 से 20 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 40 रूट 6। ये हमारा आंसर आ गया जी, खत्म। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। काफी मुश्किल लगता है कि बच्चों को पहले पहले, लेकिन एक बार समझ लिया तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर 9 रेज टू समथिंग है ना, तो यहाँ पे जो नंबर होगा ना, वो इससे एक टर्म छोटा ले लो। 9 से पहले क्या आता है 8, तो 8 का स्केयर ही होगा यहाँ पे हमेशा, ठीक है। अगर आपको ऐसी टर्म दे दी, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेस देखो इसका 9 है ना, तो 9 से छोटा क्या होता है 8, तो यहाँ पे 8 के स्केयर के साथ ही इसको डिवाइड किया जाएगा। इस क्वेश्चन की ये पहचान होती है जी, कि अगर आपको कभी पता चल जाएगा ये मेथड कब लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। अब करना क्या है, बड़ा आसान है, आपको इसको उठाना है, कुछ नहीं देखना, इसको बिना चुपचाप उठा लेना है। कितना ये 9 रेज टू n+1, उठा लो। किसका स्केयर आ रहा है यहाँ पे 64, तो इसको 64 किसका स्केयर है 8 का, तो इसको 8 में चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं 1+8 लिख के, 1+8 लिख दो। आगे क्या है, आगे काम आसान है, आगे तो हमें बाइनोमियल लगानी है, लगा दो जी। बाइनोमियल क्या कहता है, कॉम्बिनेशन से शुरू करो, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है, फिर ये आएगा, और ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा
दोनों की वैल्यू n और r की वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी। यही पढ़ा है हमने बाइनोमियल में, ठीक है, क्योंकि इसकी टर्म्स n+2 होगी और n की वैल्यू हमें फिक्स ही नहीं, तो इनफाइनाइट टर्म्स होगी, तो हमें पता ही नहीं कितनी टर्म्स लिखनी है, तो हम सारी टर्म्स नहीं लिखेंगे, पहली 2-3 टर्म्स लिख लेंगे, बाकी सारी एज इट इज रहने देंगे। अब जब पहले 1 होता है, मैंने आपको बोला था कि अगर a 1 हो तो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले में तो 8 आएगा नहीं, दूसरे वाले में क्या आएगा 8 रेज़ टू 1, फिर 8 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे 8 क्यूब, और लास्ट में क्या आएगा 8 रेज़ टू n+1, ये आएगा आपके पास। ये सारा बन गया। अब यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ, ठीक है, LHS सेम लिखा है 9 रेज़ टू n+1। मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ इसको साफ करके, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे जो मेरी LHS है वो है 9 रेज़ टू n+1, और इधर से इसको सॉल्व किया कितना आएगा 1, इसको सॉल्व किया कितना आएगा n+1, ठीक है जी, और साथ में क्या आ रहा है मेरे 8, प्लस आगे मेरे पास क्या आएगा n+1 C2 8 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा n+1 C3 8 का क्यूब, ऐसे करते करते मेरे पास लास्ट में क्या आ रहा है n+1 C n+1 8 रेज़ टू n+1। तो यहां से ये देखो कि सबसे पहले मैं LHS को तो ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, 1 1 लिख लिया, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन गया मेरे पास 8n+8। अब यहाँ पे अगर जितनी भी टर्म्स देखोगे ना, ये बताओ इसमें 8 स्क्वायर है, यस, इसमें 8 की पावर और बड़ी है, तो क्या मैं इन सब में से 8 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं? यहां से लेकर यहां तक जितनी भी टर्म्स है उन सब में से मैं क्या कॉमन निकालने की बात कर रहा हूँ 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है क्योंकि सबके पास 8 स्क्वायर तो है ही। तो अगर 8 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये बच जाएगा, पीछे 8 स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे बचा ये 8 स्क्वायर बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा n+1 C3 और 8। फिर आगे ऐसे करते करते लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा n+1 C n+1 8 रेज़ टू n-1, ये मेरे पास बचेगा, ठीक है जी। तो हम क्या कर देते हैं, इस सारे को पुट कर देते हैं k, इस सारे को क्या पुट कर देते हैं k, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे k नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हम सारे को पुट के कर रहे हैं k, तो यहाँ पे तो सेम आएगा n+1, और यहाँ पे 1 और 8 कितना बन गया 9, और साथ में था 8n, प्लस यहाँ पे था 8 स्क्वायर, और साथ में ये सारी जो वैल्यू है इसको हमने क्या पुट कर दिया k पुट कर दिया जी, ठीक है, मान लो ये k के इक्वल है। अब 9 और 8n इधर प्लस हो रहे हैं, उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा -8 -9 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और साथ में आ गया k। तो यहां से ये बताओ अगर हम किसी भी नंबर को 64 इंटू k लिख सकते हैं, इट मीन्स वो नंबर 64 के साथ डिविजिबल है, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और लिखना था, ये प्रूव करना था कि ये 64 के साथ डिविजिबल है, वो हमने बड़े आसानी से यहाँ पे कर दिया जी दोस्त, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है जी, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। तो करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है, बड़ा आसान है। पहले आप समेशन को समझो, समेशन का मतलब क्या था, समेशन का मतलब होता है एन सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है, मैं पहले इसको लिख ही लूँ, तो मैं दोनों सॉल्व करूंगा, पहले LHS सॉल्व करूंगा फिर RHS सॉल्व करूंगा। LHS सॉल्व करते हैं दोस्त, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सारे टर्म्स को सम ऐड करना है अपने, कौन सी टर्म्स, जिसमें n की वैल्यू अपने 0 से लेकर n तक सारी लिखनी है, r की वैल्यू कहाँ से लेनी है 0 से शुरू करना है, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाना है, और कहाँ तक जाना है n तक जाना है, जब तक r की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाएगी। तो मतलब जब मैं r को 0 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 रेज़ टू 0 और nc 0, उसके बाद मुझे r की वैल्यू कितनी लेनी है 1 लेनी है, तो यहाँ पे 1 ले लो, नेक्स्ट 2 वैल्यू ले लो, और इन सब का क्या करना है सम करना है, क्योंकि समेशन का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल टर्म। ऐसा करते 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 लास्ट में मेरे पास r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए n के इक्वल आनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट में आपकी n की वैल्यू r की वैल्यू जो है वो n आनी चाहिए। तो ये बन गया मेरे पास, ये सारा बन गया। कईयों को तो यहाँ से समझ लगे क्या होगा कि क्या करना है, जिसको नहीं समझ लगा कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे सॉल्व, ठीक है। मैं अब इनको आगे पीछे करके लिख रहा हूँ,
NC0 3:0 प्लस NC1 3:1 प्लस NC2 3 स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट में मेरे पास आएगा NCN इंटू 3:n। यहाँ से कुछ पता चला जी दोस्तों, बायनोमियल बन गए तो। ठीक है, अगर नहीं समझ लगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो, RHS को सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे आपको फिर समझ लगेगा भी नहीं। अगर यहाँ से समझ लग रहा आगे समझ लगेगा नहीं, तो हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए। तो 4:n है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 3:n। बायनोमियल लगा दो। बायनोमियल क्या कहती है, NC0 लिखो, NC1 लिखो, NC2 लिखो, चलते चलते लास्ट में क्या लिखो, NCN। अब 3 की वैल्यू सबसे पहले कितनी आएगी, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले बताया था, अगर फर्स्ट टर्म 1 हो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3:0, 3:1, 3:2, लास्ट में कितना आएगा, 3:n। इसको देखो और इसको देखो, दोनों क्या है, सेम है, हो गया प्रूफ, खत्म, डन। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये एक बेसिकली ये एक मतलब क्वेश्चन है जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और वैसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी, आपको कंफ्यूज करने के लिए है, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। कई बार क्या होता है, आपको अगर मैं बोल दूं कि थर्ड टर्म निकालो इस एक्सप्रेशन की, तो थर्ड टर्म बड़ा आसानी से निकाल दोगे। आप बोलोगे देखो जी आर की वैल्यू है 2, निकाल देंगे, बड़ी आसान सी बात है, क्या दिक्कत है, मजे में निकाल देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लें, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि थर्ड टर्म तो निकालनी है दोस्त, लेकिन लास्ट से निकालनी है, पीछे से, लास्ट से थर्ड टर्म को निकाल के बताओ कितनी होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी में घबरा जाते हैं कि क्या होगा, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट कैसे कर पाएंगे हम। तो इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है दोस्तों, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस इसको चेंज कर देना है। ठीक है, आप क्या करो, टर्म्स को चेंज कर दो, 6x+1 बना दो। अब आपको लास्ट से थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी थर्ड टर्म निकालने की जरूरत है, यानी कि इसकी जो थर्ड टर्म होगी वही इसकी लास्ट थर्ड टर्म होगी। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को चेंज कर देते हो ना, तो फर्स्ट बन जाएगी लास्ट, सेकंड बन जाएगी सेकंड लास्ट, थर्ड बन जाएगी थर्ड लास्ट, और ऐसा ही उल्टा हो जाएगा, लास्ट वाली फर्स्ट बन जाएगी, सेकंड लास्ट वाली सेकंड बन जाएगी, थर्ड लास्ट वाली थर्ड बन जाएगी। तो अब तो थर्ड टर्म आपको निकालना आता है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। थर्ड टर्म क्या होती है, 2+1, तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR A⁻² कितना आएगा, दोनों का माइनस, दैट इज 97, और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी लिख लो, 1 ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। तो 99C2 6x(r⁻97). देखो 6⁻97 हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही जो है आंसर में लिखना पड़ेगा, यही हमारा आंसर है। और अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि 6⁻97 अगर कोई सॉल्व करने बैठ रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सॉल्व कर लो। एग्जामिनर को खुद को सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगता है इसको। ठीक है जी, तो अब जो है, ठीक है जी, यहाँ पे अंत करते हैं इस सेशन का। मैं होप करता हूँ कि सबको जो है इस समझ लगा होगा सारा कुछ। ठीक है, अभी शुरुआत है मेरी। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ ना भी लगी हों, लेकिन देखो मेरे पास और कुछ नहीं है, आप ही लोग हो। तो अगर आप लोगों को ये सेशन जो है, ये वीडियो है, अच्छा लगी हो या अच्छी ना भी लगी हो, जो भी कमियां लगी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है जी, इसके साथ गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।